अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट ऑपरेशंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले कि मैं फॉर्मली स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन करना चाहता हूं कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं अब तक, मींस लेक्चर नंबर 1 और 2, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पीडीएफ बुक्स हैं इस सब्जेक्ट की, रिकमेंडेड बुक्स, वो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से विज़िट करके उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, वो बुक्स वहाँ से। और इसी तरह से ये जितने भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है इन लेक्चर स्लाइड्स की, तो ये भी, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया। तो आप वहाँ से उस लिंक को विज़िट करके वहाँ से वही आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ फाइल भी। और ऑडियो फाइल अगर आपको चाहिए या वो आपने MP3 फाइल भी डाउनलोड करनी है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर: डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, मीटरिंग मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो मीटर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट में जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था आपको, जब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द कोर्स कंटेंट्स विद यू, कि इन सेकेंड वीक वी विल सी फ्लूइड फ्लो प्रोसेसेस। तो फ्लूइड यहाँ पे हम, क्योंकि अब सेकेंड वीक हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमने सेकेंड वीक में ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम फ्लूइड, सबसे पहले तो ये देखेंगे फ्लूइड होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, देन टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो मीटर्स। डेफिनेटली हम जो डिवाइसेस, जो पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लो मीटर्स। सो दिस इज द लेमैन्स डेफिनेशन, यानी आम आदमी की ज़बान में व्हाट इज़ फ्लूइड, व्हाट इज़ फ्लूइड in a layman's language, layman's definition: anything which can flow is a fluid. Anything which can flow is a fluid. Anything that can flow is a fluid. And here is the technical definition: a substance that deforms continuously when acted on by a shearing stress of any magnitude. शेयरिंग स्ट्रेस, आई मीन, अगर आप किसी भी फ्लूइड पे फोर्स लगाओगे तो वो रेजिस्ट नहीं करेगा, परमानेंटली रेजिस्ट नहीं करेगा उस फोर्स को जिस पे लगाई जा रही है, शेयरिंग स्ट्रेस लगाई जा रही है, वो उसी फॉर्म में, उस शेप में अपने आप को ढाल लेगा जिस भी कंटेनर या किसी भी आप सिलेंडर में उसे डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप देखें स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क है? प्रेशर आपको पता है कि वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बाय डेफिनेशन, एंड स्ट्रेस इज़ आल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया बाय डेफिनेशन। तो फ़र्क क्या है स्ट्रेस और प्रेशर में? स्ट्रेस और प्रेशर में ये फ़र्क है कि प्रेशर एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा होता है सरफेस पे, और स्ट्रेस इंटरनली अप्लाई हो रही होती है। तो जो स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस, वो उसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता। सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूसली, इट डज नॉट रेजिस्ट डिस्टॉर्शन। Fluid is a substance that deforms continuously when acted on by a shearing stress of any magnitude. ये डिपेंड करेगा, कम हो ज़्यादा हो, शेयरिंग स्ट्रेस रेजिस्ट नहीं करेगा उसी कंटेनर की शेप। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो फ्लूइड्स जो रेस्ट पे होते हैं, यानी कोई भी आपने बॉटल में पानी रखा हुआ है या फिर आपने ग्लास में पानी डाला हुआ है, जो मूव नहीं कर रहे, रेस्ट में हैं, फ्लूइड्स एट रेस्ट, उनमें कोई शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होती, शेयरिंग स्ट्रेस ज़ीरो होती है उनमें। ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन भी किया मैंने, अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स जो कि रेस्ट पे हैं, which are not moving, is free from all shear stresses. Okay, this is important information. Common examples of fluid: air, gas at room temperature,
RT इज़ रूम टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं रूम टेम्परेचर। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, एयर्स कंप्रेस होती हैं और उसमें डेंसिटी, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें डेंसिटी चेंज होती है सिग्निफिकेंटली विद चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, जो भी फ्लूइड के ऊपर हम फोर्सेस लगा रहे होते हैं उसके हिसाब से चेंज हो रही होती है। वाटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। ये लिक्विड होते हैं वाटर एट रूम टेम्परेचर, एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, यानी वो फ्लूइड्स जिसमें डेंसिटी स्लाइटली चेंज होती है, सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती, ठीक है, विथ टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, इन चीज़ों के साथ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। अच्छा, अब फ्लूइड क्यों मूव करते हैं और सॉलिड क्यों मूव नहीं करते? आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर ये तीन, वैसे तो प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन आपको पता है मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर आप ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखें, मोलिकुलर अरेंजमेंट देखें एटम्स की, सॉलिड में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब जुड़े होते हैं आपस में, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, उसमें गैप नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होता, उसमें स्पेसेस नहीं होती। जैसे कि आप देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल में और ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। तो ये जो स्पेसेस हैं, गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये लिक्विड और गैस को फ्लूइड बनाता है, यानी उसको मूव करवाने की एक प्रॉपर्टी देता है, यानी फ्लूइड मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए हम, आपको पता है सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, गैसेस और लिक्विड फ्लो कर सकती हैं। रीज़न यही है कि इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, गैप होता है, जो कि जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं आसानी से, इजीली। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नज़र, और उनमें कोई स्पेसेस नहीं है। इनमें स्पेसेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, हीट मेक्स मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट, जब आप हीट देते हो इनको तो ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। एंड रन्स इनटू गैस कोल्ड एंड टर्न्स इट इनटू गैस, यानी अगर आपने लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट दी तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कोल्ड मेक्स मॉलिक्यूल्स स्क्वीज, जब आप इनको कूल डाउन करोगे तो ये इनकी मॉलिकुलर जो मूवमेंट था इनका, जो तेज़ हुआ था, वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा टुगेदर एंड टर्न लिक्विड इनटू सॉलिड। जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड फिर आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हम बर्फ़ बनाते हैं तो उसमें हम ऐसे ही उनकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, वो करीब करीब आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं। तो एनीवेज, तो फ्लूइड में गैस और लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं इस स्लाइड में यही बताया गया, और सॉलिड क्यों फ्लो नहीं करता। लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पेसेस होती हैं, गैप होता है, इसी वजह से लिक्विड और सॉलिड मूव करते हैं और सॉलिड मूव नहीं कर सकता। ओके, सो हेयर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, वेपर प्रेशर है, या फिर सरफेस टेंशन है, बॉयंसी, वेलोसिटी। ये दीज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आर चेंज्ड विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्लूइड के टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से ये तमाम प्रॉपर्टी बदलती हैं, चेंज होती हैं, और इन प्रॉपर्टी के बदलने से, चेंज होने से हमारे फ्लूइड का ओवरऑल बिहेवियर चेंज हो जाता है। यानी जो उसका फ्लूइड का जो बिहेवियर है, मीन्स के उसकी जो मूवमेंट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर आता है, बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है इसका। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड के बिहेवियर पे बड़ा एक ख़ास असर रखती हैं, ये चेंज होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर से। Why the knowledge of fluids is so important? Why the knowledge of fluids is so important?
The knowledge about the behavior of fluids is very important for, क्यों important है fluid का knowledge, हम क्यों इसके बारे में जानना चाह रहे हैं. It is important for the accurate tackling of problems on the movement of fluids through pipes and pumps. अब देखिए हमारी जो पॉलीमर की इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर जितने भी हमारे फ्लूइड्स होंगे, चाहे वो लिक्विड्स हों या गैसेस हों, दे विल बी मूविंग थ्रू पाइप्स. मतलब रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री होगी, किसी रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री में फ्री फ्लो नहीं कर रहे होंगे हमारे फ्लूइड्स, यानी ओपन स्पेसिस में नहीं मूव करेंगे. ज़्यादातर जो हमारे फ्लूइड हैं वो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री फ्लो कर रहे होंगे, मीन्स थ्रू पाइप्स या पंप्स या कंप्रेसर्स, इस तरह के जितने भी उनसे. तो फ्लूइड का नॉलेज इम्पॉर्टेंट है उन प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए जो फ्लूइड की मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे मुतालिक हैं, उनसे उनका कनेक्शन बनता है. तो फ्लूइड के अगर नॉलेज होगा तो डेफिनेटली देन यू विल बी एबल टू डील विद ऑल these types of sort of problems, issues जो कि फ्लूइड से रिलेट कर रहे हैं. Second point is the study of heat flow as well as separation, diffusion, for example that is mass transfer operations. ठीक है, diffusion, separation, ये दोनों mass transfer operations हैं. ये वो unit operations हैं जो कि mass transfer की क्लासिफिकेशन में आते हैं. तो हीट के फ्लो या फिर डिफ्यूजन वगैरह को देखने के लिए भी फ्लूइड का फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप के फ़ैन की बात करें तो वो भी कूल कर रहा है आपके मदरबोर्ड के सर्किट को, क्योंकि वो हीट हो जाता है सर्किट जब उसमें से करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरता है, में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो वो हीटअप हो जाता है. तो उसको कूल करने के लिए फ़ैन लगा हुआ, और फ़ैन क्या कर रहा है, फ़ैन आपके इन्वायरमेंट के एयर को उस सर्किट पे ब्लो कर रहा है और उसे कूल डाउन कर रहा है. तो हीट का जो फ्लो है वो भी फ्लो, एंड एयर इज आवर फ्लूइड. ओके, एयर इज़ अ गैस, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ फ्लूइड. तो इसी तरह की इंडस्ट्री में कई आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, कोई काफ़ी ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें हीट का फ्लो हो रहा होगा. तो वो वहाँ पे फ्लूइड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेफिनेटली अगर आपको फ्लूइड का प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप इन प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और बेटर मैनेज या कंट्रोल भी कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्टिव मिक्सिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. अब मिक्सिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम आमतौर पे सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर रहे होते हैं. जैसे अगर आप सॉल्ट में वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करें तो दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर. ठीक है, तो इस तरह के जितने प्रोसेसेस हैं उसमें भी डेफिनेटली हमारा फ्लूइड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जितने भी मिक्सिंग के इशू प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मिक्सिंग के केसेस हैं, उनमें भी फ्लूइड का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लो ड्रैग फ्यूल सेविंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट. अब ये ज़्यादातर जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लोग हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा डील करते हैं. तो वो भी यकीनन ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं अपने गाड़ियों का या इन तमाम चीज़ों का, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन, जिसमें लो ड्रैग हो, यानी फोर्स ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो. तो ये इस तरह के फ्यूल एफिशिएंट, फ्यूल सेविंग डिज़ाइन बनाने के लिए भी आपको फ्लूइड का नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है. आपको इसके बारे में अगर अच्छा नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना पाएंगे. The last point is the proper processing of polymer solutions and melts. This is very important. पॉलीमर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे अगर आप पॉलीमर प्रोसेसिंग की बात करें, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करें, आप ब्लो मोल्डिंग मशीन की बात करें, एक्सट्रूडर की बात करें, वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, आपने अपने पॉलीमर मेल्ट को आप फ्लो करा रहे होते हो. तो डेफिनेटली जब आप पॉलीमर मेल्ट को फ्लो कराते हो तो वहाँ पे आपके ये वो भी मेल्ट इज़ योर फ्लूइड.
तो वहाँ पे फिर आपका फ्लूइड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने पॉलीमर प्रोसेसिंग को अच्छे से समझना है या उससे रिलेटेड इश्यूज को बेटर अंडरस्टैंड करना है और रिजॉल्व करना है, तो नॉलेज ऑफ फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट ये देखें, एरोडायनामिक डिज़ाइन ऑफ कार्स। यहाँ पे बताया गया है कि लो ड्रैग बॉडी शेप करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी अगर ड्रैग फोर्स कम होगा। तो ये ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए भी फ्लूइड का नॉलेज इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये देखें यहाँ पे भी इसी तरह से, जब ये कार फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर की स्पीड से हवा को चीरते हुए एक रोड पे भाग रही होगी, दौड़ रही होगी, तो वहाँ पे यकीनन ये हम चाहते हैं कि हमारा कार का डिज़ाइन ऐसा हो कि जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो एयर की, और उससे ये होगा कि इंजन की ताकत कम लगेगी। इंजन की ताकत कम लगेगी तो फ्यूल बचेगा। इसी तरह से आप देखें कि ये एरोप्लेन में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा लो ड्रैग फोर्स हो और उसमें कम से कम हमारी रेजिस्टेंस हो और मैक्सिमम हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम हो। अगर इंजन की ताकत कम लगेगी, ये इंजन हैं, टर्बाइन्स हैं, ये अगर फ्यूल कम कंज्यूम करेंगे तो आपका एरोप्लेन ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंट होगा। इसी तरह से ये आपका फाइटर जेट है, इसमें भी ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है। तो ज़्यादातर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो उनके लिए भी फ्लूइड का नॉलेज इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पॉलीमर या केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट का। अब देखिए एरोडायनामिक डिज़ाइन ऑफ बुलेट ट्रेन्स है, इसमें भी देखें कि इसका शेप इसी तरह का है कि ये लो ड्रैग फोर्स होगी इस पर, और इसीलिए ये बुलेट ट्रेन ज़्यादा तेज़ दौड़ती है दूसरी ट्रेन की मुकाबले में, क्योंकि इसका शेप भी इस तरह का है, इसमें एयर का रेजिस्टेंस कम से कम है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो दो तरह के फ्लूइड हैं हमारे। फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड इज one whose viscosity does not depend on the forces acting on them but temperature। अच्छा, अब इन्हें ये वो फ्लूइड होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो क्या है कि उनकी जो विस्कोसिटी है ना, वो डिपेंड नहीं करती जो फोर्सेस उन पे लग रही हैं। जैसे अगर आप पानी की एग्जांपल हैं, वाटर इज एंड एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अगर आपने वाटर की बॉटल को शेक किया तो पानी तो उतना ही विस्कस रहेगा जितना वो पहले था। उससे क्या होगा, वो फोर्सेस जो आप उस पर लगा रहे हो, पानी की बॉटल लेके शेक कर रहे हो, हिला रहे हो, तो उससे विस्कोसिटी तो नहीं टूट रही ना उसकी, वो तो उतना ही पतला है जितना पानी पतला है, वो तो मज़ीद पतला नहीं होगा। तो इसलिए न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, अगर उन पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से चेंज नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर की वजह से थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन इनकी वजह से चेंज नहीं होती जो फोर्सेस हम उस पर लगा रहे होते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का केस बिल्कुल अपोजिट है इसके मुकाबले में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दी वन हुज विस्कोसिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ शियर। मतलब जो हम फोर्सेस लगा रहे हैं फ्लूइड के ऊपर, उससे उसकी विस्कोसिटी सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही होगी। अगर आप केचप की बॉटल्स की एग्जांपल लो, पॉलीमर मेल्ट्स भी इसी तरह से बिहेव करते हैं जब उस पर फोर्सेस लगाते हैं। हम जैसे आप केचप की बॉटल की बात करो, केचप की बॉटल का जितना शेक करोगे उतना ज़्यादा उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह से ये हमारा अब टूथपेस्ट, ये सारे पॉलीमर मेल्ट्स, केचप, कस्टर्ड, टूथपेस्ट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ओके, तो फ्लूइड दो तरह का है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब आ जाए टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पे। अब फ्लूइड फ्लो का जो टाइप है वो दो तरह का फ्लो होता है फ्लूइड्स का, एक लेमिनार फ्लो है और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है। यानी अगर फ्लूइड फ्लो करेगा, ये दो तरह का फ्लूइड पैटर्न आप देखेंगे फ्लूइड के फ्लो में, दो तरह का पैटर्न मिलेगा। एक पैटर्न है लेमिनार फ्लो का और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो का। लेमिनार फ्लो क्या होता है? अ फ्लो regime characterized by high momentum diffusion, low momentum convection, pressure and velocity independent from time. It is also known as streamline flow. It occurs when fluid flows in parallel layers
with no disruption between the layers. अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट अ पॉइंट is continuously undergoes changes in both magnitude and direction. Ocean and atmospheric layers and ocean currents are the examples of turbulent flow. अच्छा, अब Reynolds numbers can be used to determine if the flow is laminar, transient or turbulent. अच्छा, अब ये क्या बात है, अब मैं पहले टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो का आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। वो फ्लो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, बिल्कुल सीधा सीध में चला होता है, टूटता नहीं है, जो फ्लो एक साथ आपको जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे आप सिगरेट के स्मोक की एग्जांपल है, यहाँ तक का जो फ्लो है ना, जो टूट नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रीम लाइन जा रहा है, ये हमारा फ्लो लेमिनार फ्लो है। यहाँ तक ये पैटर्न है एक फ्लो का। अच्छा, फिर ये वाला फ्लो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लें, ये वो फ्लो है जहाँ टूट चुका है, ये फ्लो बिखर चुका है। ये आपका, आप कह सकते हैं ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, ये हैप हैजर्ड फ्लो है, और ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो है। ये वाला, ये टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल। अच्छा, इन दोनों के बीच में जहाँ पे फ्लो अभी टूट रहा होता है और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन भी होता है, थोड़ा टूट रहा होता है, वो हम कहते हैं उसे ट्रांजिएंट। ये हमारा पैटर्न है। या अच्छा, अब ये फ्लूइड का फ्लो या फ्लूइड का फ्लो पैटर्न लेमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिएंट है, ये कैसे पता चलेगा? ये रेनॉल्ड्स नंबर एक बेसिकली नंबर है जो कि हम, जिसे हम कैलकुलेट करके पता चला सकते हैं जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो उसका पैटर्न क्या है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ओके, Why the measurement and control of flow of fluids is so important? अब क्यों important है fluid की measurement और उसका control? To gather the good desired quality products in process industries, accurate measurement of flow is essential because of the following reasons. To ensure that exact proportions of raw materials are combined during the manufacturing processes to get desired quality products. सारी सी बात है, जब आपने रॉ मटेरियल्स की एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जब तक आप नहीं मिलाएंगे तो डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट तो बन के नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आप रॉ मटेरियल्स को, जो कि आपके अगर फ्लूइड हैं गैस या लिक्विड फॉर्म में, तो वो आपके एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ऐड हो रहे हैं। ये इसलिए वहाँ पे फिर फ्लूइड का जो फ्लो है उसका कंट्रोल, मेजरमेंट और उसके कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Next point is to ensure that the ingredients are supplied at an accurate and proper rate during the mixing and blending of materials. यानी जब आप मिक्सिंग और ब्लेंडिंग कर रहे हैं उस वक्त भी एक्यूरेट पर प्रॉपर रेट आप दोनों मिक्स कर रहे हो उन फ्लूइड्स का या मटेरियल्स का, तो तभी आप एक डिज़ायर्ड क्वालिटी का मटेरियल ले पाएंगे या प्रोडक्ट ले पाएंगे। Last point is to prevent high flow rate that may cause accidents via over spills, especially when dealing with flammables. हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्लूइड इतना फिल हो जाए किसी टैंक में कि वो ओवरफ्लो करना शुरू कर दे, और वहाँ पे आपको पता है कि अगर हमारा फ्लूइड ओवरफ्लो करेगा तो फिर हम एक्सीडेंट भी हो सकता है। ख़ास तौर पे वो वाले फ्लूइड्स जो कि फ्लेमेबल होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, अगर ये ओवरफ्लो करके टैंक से बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए भी हम मेजरमेंट और कंट्रोल फ्लूइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडस्ट्री में। और ये इसलिए इसका नॉलेज के साथ साथ इन चीज़ों को भी हमें इसलिए हम इसकी मेजरमेंट देखना चाहते हैं कि फ्लो मीटर्स जो मेजर कर रहे होते हैं वो क्या बेसिकली कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनका पर्पस क्या होता है। अच्छा, हाउ टू मेजर दी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लो रेट दो तरह का है फ्लूइड का, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। टाइप फ्लूइड के फ्लो रेट की दो टाइप्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट। ये एसआई यूनिट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, क्यूबिक मीटर पर आर, इंग्लिश यूनिट है क्यूबिक फीट पर आर। यहाँ पे मास फ्लो रेट का आपको यूनिट मिल जाएगा, एसआई यूनिट है किलोग्राम पर आर और इंग्लिश यूनिट है पाउंड पर सेकेंड। अच्छा, अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ
फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लोमीटर। फ्लोमीटर हम बोलते हैं जो कि फ्लो रेट को मेजर करता है। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताई हुई है फ्लोमीटर्स की। These are the classification class flowmeters can be classified into following categories. डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर्स होते हैं, हम इनको डीपी फ्लोमीटर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर्स होते हैं, हम इनको पीडी फ्लोमीटर्स भी कहते हैं। वेलोसिटी फ्लोमीटर्स होते हैं, ओपन चैनल फ्लोमीटर्स होते हैं, इसी तरह मैस फ्लोमीटर होते हैं। अच्छा, ये वाले जो फ्लोमीटर हैं 1 2 3 4 तक, ये आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर कर रहे होते हैं, और ये वाले जो फ्लोमीटर मैस फ्लो रेट, ये डायरेक्ट मेजर करके देते हैं आपको मैस फ्लो रेट। अच्छा, इंडस्ट्री में हम ज़्यादातर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करते हैं, मैस फ्लो रेट भी मेजर हो रहा होता है, ज़्यादातर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करते हैं, और उसके लिए हम ये ज़्यादातर ये फ्लोमीटर्स यूज़ करते हैं। अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर्स की बात करें, डीपी फ्लोमीटर्स की, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसमें फर्दर टाइप्स हैं। वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर, इसको हम रोटामीटर भी कहते हैं। पिटॉट ट्यूब्स, ऑरिफिसेस, वेंचुरी ट्यूब्स, फ्लो नोजल्स, टारगेट मीटर्स, एल्बोमीटर्स, वी कॉन मीटर्स, ये सारे हमारे डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर्स हैं। And here is the list of PD flow meters, I mean positive displacement flow meters. Following are the main types of differential pressure flow meters: reciprocating piston, helical rotor, rotary vane, oval gear, and impeller flow meters. Okay. Classification of velocity flow meters. Following are the main types of differential pressure flow meters: turbine and pedal wheel, electromagnetic, अल्ट्रासोनिक, वोल्टेक्स शेडिंग फ्लोमीटर्स। ये सारे वेलोसिटी फ्लोमीटर्स की एग्जांपल्स हैं। इनमें ज़्यादातर ये टरबाइन एंड पैडल व्हील यूज़ होता है, इसकी हम बाद में डिटेल भी देखेंगे अगर हमें वक्त मिला तो। क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लोमीटर्स। अगर आप ओपन चैनल फ्लोमीटर्स की बात करें, इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं, ये रिवर्स का जो फ्लो होता है, जो कि ओपन एयर में फ्लो कर रहा होता है। रिवर आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री नहीं होती, एक साइड से तो होती है लेकिन ऊपर से ओपन। ये ओपन चैनल फ्लोमीटर जो है ना, रिवर्स के फ्लो रेट को और कैनाल्स के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें जो एग्जांपल है वो वियर्स और फ्लूम्स की है। ये दो तरह के फ्लोमीटर यूज़ होते हैं ओपन चैनल फ्लोमीटर की। फर्दर वियर्स हैं या फ्लूम्स हैं। वियर्स, नॉचेस, फ्लूम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैस फ्लोमीटर्स। अच्छा, अगर आप ये इस एनिमेशन को देखें, ये ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रासोनिक एक डिवाइस लगी हुई है। ये टकरा के लिक्विड की सरफेस के साथ वापस सिग्नल लेके आती है। ये यहाँ से पता चलता रहता है कि लिक्विड का लेवल कितना है। अगर ये लेवल ऊपर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये जल्दी आ जाएगी टकरा के वापस। इसी तरह अगर ये लेवल नीचे चला जाएगा तो ये, तो इस तरह से ये बेसिकली, और ये हमने इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसका एरिया है, ये हमने सेम रखा होता है। इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको ज़्यादा डिटेल में देख पाएँ। एनीवेज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट दीज टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स, तो जो मैंने आपको बुक्स दी हुई हैं, आप उनमें इन फ्लोमीटर्स के बारे में फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, ये है मैस फ्लोमीटर्स। इसकी दो टाइप्स हैं, एक कॉरियोलिस मीटर्स और थर्मल मीटर। ये भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ्लोमीटर यूज़ होते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर यूज़ हो रहे होते हैं इंडस्ट्री में। मैस फ्लोमीटर भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये इनका यूज़ एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर्स के कम होता है। तो कंट्रोल ऑफ फ्लूइड फ्लो, कंट्रोल वेल्व यूज़ होते हैं फ्लूइड फ्लो के कंट्रोल करने के लिए। अ वेल्व इज़ अ डिवाइस that regulates, directs or control the flow of a fluid, gases, liquids, fluidized solids या slurries, जितने भी हमारे fluids हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है हम उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल वेल्व कहते हैं। उसके फर्दर टाइप, उसकी ये फर्दर आप देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल बताई हुई है। उसके पार्ट्स होता है, स्टेम होता है, बोनेट होता है, उसका प्लग होता है, बॉडी होती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल वेल्व यूज़ होता है फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल वेल्व यूज़ हो रहा होता है, या उसको वेल्व भी कहते हैं, कंट्रोल वेल्व भी कहते हैं।
तो ये क्या करता है, बाय ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पार्शली ऑब्स्ट्रक्टिंग वेरियस पैसेज वेज, ये कम ज़्यादा हम खोल के फ्लूइड के फ्लो को यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल valve are not regulate are not valve not only regulate the flow of fluids, they also isolate piping or equipment for maintenance without interrupting the other connected units. In an open valve, fluid flow in direction फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वैसे भी फ्लूइड जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, जैसे हीट हायर हीट से लो हीट की तरफ मूव करती है, इसी तरह प्रेशर भी हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो ये अगर आप देखें तो ओपन, थ्रॉटलिंग और क्लोज्ड, ये तीन पोजीशन हैं वेल्व की। ओपन का मतलब पूरा वेल्व खुला हुआ है, ओपन फुली ओपन है। क्लोज्ड का मतलब फुली क्लोज्ड है। अब अगर आधा बंद है आधा खुला हुआ है तो वो पोजीशन हम कहलाते हैं उसको, उस पोजीशन को बोलते हैं थ्रॉटलिंग। ओके, अच्छा, यहाँ पे गेट वेल्व और ग्लोब वेल्व दो ऐसे वेल्व हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। ग्लोब वेल्व थ्रॉटलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी आप उसे कम ज़्यादा खोल सकते हैं। गेट वेल्व हमेशा फुली ओपन फुली क्लोज्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगा, या तो आप गेट वेल्व को पूरा खोलेंगे या पूरा बंद करेंगे। थ्रॉटलिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे इस वेल्व को। अगर आपने इसको थ्रॉटलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया तो जो इसका गेट है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं वेल्व्स की, लीनियर वेल्व्स, डायाफ्राम वेल्व। लीनियर वेल्व की फर्दर टाइप्स हैं, बेसिकली वेल्व की दो टाइप्स हैं, लीनियर वेल्व्स, रोटरी वेल्व्स। लीनियर वेल्व्स की फर्दर टाइप्स हैं डायाफ्राम वेल्व, गेट वेल्व, ग्लोब वेल्व। ये गेट वेल्व और ग्लोब वेल्व बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। रोटरी वेल्व्स की फर्दर टाइप्स हैं बॉल वेल्व। बॉल वेल्व को आप हैंडल वेल्व भी कहते हैं, घरों में भी आपको मिलेगा ये वेल्व, हैंडल वेल्व। अच्छा, प्लग वेल्व, ये गैसेस के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, प्लग वेल्व। इसको हम नीडल वेल्व भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नीडल वेल्व है प्लग वेल्व का। बटरफ्लाई वेल्व और चेक वेल्व। चेक वेल्व का दूसरा नाम है NRV, नॉन रिटर्न वेल्व। आपको ये मिलेगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, पॉलीमर प्रोसेसिंग की जितनी भी मशीन्स हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, ये वेल्व आपको वहाँ मिलने वाला है, चेक वेल्व। ये आमतौर पे वैसे पंप की डिस्चार्ज पे भी लगाया जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो, पानी सिर्फ जाए वापस ना आए। तो ये यूनि डायरेक्शनल वेल्व होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड को फ्लो कराता है, वापस नहीं आने देता, बैक फ्लो नहीं होने देता ये। So this is the end of lecture number 3. If you have any question, you may ask in question answer session, जो कि हर मंडे को 3 बजे से ऑनवर्ड हम करते होते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों इस हवाले से तो आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद नोट डाउन कर सकते हैं, और इसे Q&A सेशन में जो कि हम हर मंडे को करते हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर ये बताना चाहूँगा, अगर इस लेक्चर की आपको PDF फाइल चाहिए तो ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसका ऑडियो फाइल इस लेक्चर का डाउनलोड करना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जो PDF बुक्स हैं वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, और वो आपने उम्मीद है डाउनलोड कर भी ली होंगी। और जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आप उन PDF बुक्स में जो मैंने आपको भेजी हैं वहाँ से भी उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।